जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपका लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रखा है तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हुए ये फॉर्म फिल करेंगे और लाइव फोटो अपलोड करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। और अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कैसे अपनी जानकारी भरेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। पहले मैं आपको यहाँ पर यही बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर का प्रोसेस है उससे। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर ये वैकेंसी देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। इसके लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जो सवाल आएगा कि आपके पास पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे क्योंकि आप तो फ्रेशर है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करके ओटीपी प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आप यहाँ पर आगे इस वीडियो को देख करके जो अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे वो उसी प्रोसेस से करेंगे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले कैंडिडेट करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि एक भर्ती कितनी पोस्ट पर निकली है और 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 29 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो, जब वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आपकी वैकेंसी देख पा रहे हैं, इसके सामने आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंस्ट्रक्शंस पर टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालने को बोला है, बट ये उनके लिए है जिन्होंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप अगर इस फॉर्म को फिल करने के लिए गए और आपके सामने लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया तो गाइज आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को एडिट करना होगा। इसके लिए आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था या फिर आपको मैसेज के माध्यम से मिलता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर मेरे पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक या फिर पासवर्ड नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपको अगेन होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म और यहाँ पर है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फिर है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब अगर आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक भी नहीं है तो फिर आप अगेन यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले सेक्शन पर आएंगे और आप देखेंगे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया था इस पोर्टल के ऊपर, फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपके नंबर पर मैसेज के माध्यम से आपका प्रोफाइल जो नंबर है वो सेंड कर दिया जाएगा। अब उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाए के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रिसेट किया है, आपको आया है मैसेज के माध्यम से, वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस माध्यम से आप इसमें सत्यापन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन इसको टिक कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ाई इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। आपका आधार क्रमांक आपको देखने को मिलेगा, ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको ये जो ओटीपी प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें, इस सेक्शन के अंदर जो ओटीपी अभी आपको मिला है वो ओटीपी आप डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने
आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल दर्शन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना दर्शन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो ये आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर न हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो आईडी आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहां पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर
सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें ये जो लाइन है, चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहां पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका जो प्रोफाइल रचना है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप जैसे मैंने अभी इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है ऐसे आप उसको एडिट कर लेंगे। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, चाहे आप पहले से रजिस्टर्ड है या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब गाइज आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप होम पेज पर आ जाएंगे जहां से आपने अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप यहां पर आएंगे और इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब गाइज आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है जो कि आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिलता है वो आप यहां पर डालेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहां पर अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरा वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। तो आप यहां पर सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आप जब ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और आपके सामने ये वाली जानकारी आएगी और आपको देखने को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है और उसमें लगता है कि यार कोई जानकारी गलत है, कोई जानकारी मिसमैच है, मैं चाहता हूँ कि उसको सही कर लूँ, तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। और गाइज अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया और अपनी इन्फॉर्मेशन सभी अच्छे से भरी है और आपके अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सिंपली आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी और नीचे यहाँ पर आपको 30 पॉइंट से जानकारी फिल करना स्टार्ट करना है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछिए आपकी क्लास। तो अगर आपकी भूतपूर्व सैनिक है, स्वयं सेवी नगर सैनिक है या फिर अगर आपकी इनमें से कोई क्लास नहीं है तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। आपके सामने कुछ सवाल है, इन सवालों के आंसर आपको अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि यदि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी है तो आपका गृह होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि गृह जिला, तो आप जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल है कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना होगा। फिर एक सवाल है कि यदि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है, तो अगर आपके सामने सवाल एक्टिव है तो इसका आंसर आप यस नो में कर दीजिएगा। एक सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, तो इसका भी आंसर आपको यस नो में करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सवाल है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है और अगर है तो आप इसको
हाँ करके इनमें बताएंगे कि किस कैटेगरी के तहत या फिर किस सवाल के तहत आप वो बोनस अंक लेना चाहते हैं। जैसे कि एक सवाल है कि निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी है, अतिशेष कर्मचारी को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आप सिंपली इस सवाल में नो कर देना। फिर आप नीचे आएंगे 41 पॉइंट में, जहां पर पूछा है यदि आवेदक द्वारा आरक्षक, सामान्य ड्यूटी, जीडी, गैर तकनीक का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों को प्राथमिकता क्रम चयन करें। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसको प्रेफरेंस पहले नंबर पर देना चाहते हैं और किसको सेकंड नंबर पर। तो इसमें आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु, सेकंड है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो जिसको आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर दीजिएगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप यहाँ पर 42 पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर 10वीं, क्योंकि 10वीं का ही ऑप्शन है। अगर आप एसटी है तो फिर आपको यहाँ पर 8वीं का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10वीं का रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर है, और फिर आपको परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं हो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आएगा बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं किया उस बोर्ड का नाम आप डाल दीजिएगा, चाहे आपका एमपी बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसका नाम आप यहाँ पर सिंपली डाल दीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस आ चुकी है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप पहले टिक करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन जिलों को टिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी फुल्ली चॉइस रहेगी, इसमें मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता, ये आपकी टोटल मर्जी है कि आपको किस नंबर पर किस जिले को रखना है, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको इस जिले को इस नंबर पर सिलेक्ट करना है या फिर उस जिले को उस नंबर पर सिलेक्ट करना है, ये टोटल आपको ही सिलेक्ट करना है और आपको ही अपने मन से करना है कि हाँ चलिए यार मैं इसको पहले नंबर पर देना चाहता हूँ, इसको सेकंड पर, इसको थर्ड पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो चॉइसेस के ऑप्शन आ रहे हैं इनको चॉइसेस दे देना है। तो सभी को मैं यहाँ पर इस तरह से चॉइस दे देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दे करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक सवाल है कि क्या जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब 44 पॉइंट है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 01 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है क्या वो आपके पास है। आपने नोटिफिकेशन रीड करा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी आपसे मांगी है, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए। अगर आप नो करेंगे तो इसका मतलब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर सवाल है कि क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हाँ करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के उम्मीदवार है तो क्या आप 10वीं बोर्ड या इससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है। तो अगर आप एसटी है और आपके सामने सवाल एक्टिव है तो आपको बताना होगा कि आप 10वीं बोर्ड या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन आपसे की है। अगर आपने 10वीं किया तो आप हाँ कर देना, अगर आपने 8वीं किया तो आप नहीं कर देना कि मैं 8वीं पास ही हूँ। इसके बाद में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक, आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आएगा 48 जहाँ पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली चॉइस इस वाले डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर सेकंड इसमें, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको इन्हीं में से कोई एक जिला मिल जाएगा आपके एग्जाम सेंटर के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर गाइज आपसे गृह जिला संबंधी दस्तावेज जिसका फॉर्मेट जेपीजी और जो आपकी उसकी विथ है वो आप देख सकते हैं कि कितने पिक्सल से लेकर के कितने पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए और डॉक्यूमेंट का साइज 150 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर बेसिकली आपको अपलोड डोमिसाइल होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। नीचे है शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज जिसमें कि आप 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो पिक्सल बताए हैं इनके अकॉर्डिंग रह करके 700 से 800 के बीच में उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और जो उसकी ऊंचाई है वो 400 से 950 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए, वो अपलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर दोनों फाइल सेलेक्ट करेंगे और उनको अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से वो अपलोड हो जाएगी और आप क्लिक है टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके उनको डाउनलोड करके अगेन व्यू कर सकते हैं कि वो सही से अपलोड हुआ भी है या फिर नहीं। और अगर सही से अपलोड हो गया, सभी कुछ सही है, तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी एक बार फिर से चेक कर लेंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी
सही है। तो आप यहाँ पर पहले इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस प्रीव्यू को प्रिंट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर गाइज आपको यहाँ पर उसी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा करनी होगी और जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रह जाएगी तो फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपकी फीस जमा हो जाती है और आप फाइनल प्रिंट नहीं ले पाते या फिर फीस पेमेंट करते समय कोई एरर आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपना फाइनल प्रिंट लूं, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगेन जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है, अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करना है एंड देन फिर यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आना है। अगेन जैसे कि आपने अप्लाई करने की शुरुआत की थी यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको पंजीकरण करने के बाद में मिल जाता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा और पेमेंट करने का जो स्टेटस लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और आप वहां पर उस लिंक का इस्तेमाल करके अगर पेमेंट अधूरा है तो पेमेंट भी कर लेंगे और जो आपका फाइनल प्रिंट है वो भी आप यहां से ले लेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।